आज संडे 22 फरवरी 2026 है और ब्लॉकचेन की दुनिया से एक जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा सच में गेम चेंजिंग है। हाँ, देखिए, इथीरियम के 85% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अब सीधे मेन नेटवर्क पर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, वो अब लेयर 2 नेटवर्क्स पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि हम उन सोर्सेज को डिकोड करें जो इस बदलाव के बारे में डिटेल में बताते हैं, जैसे लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स और खासकर एक रिपोर्ट जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट। राइट। इस रिपोर्ट के डेटा से हम जी के रोलअप्स और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के पूरे सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। बताना चाहूंगी कि जो लोग इस स्पेस को देख रहे हैं उन्हें पता है कि पिछले दशक में नेटवर्क को बड़ा करना यानी स्केलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्या थी। हाँ, क्योंकि मोनोलिथिक ब्लॉकचेन्स में हर कंप्यूटर को यानी हर नोड को हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना पड़ता था, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। तो रोलअप्स ने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटेशन को यानी हिसाब किताब को ऑफ चेन ले जाकर इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। एकदम सही। और इस विश्लेषण को सही दिशा देने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। किसी भी नई तकनीक को समझने के लिए उसके इतिहास को देखना पड़ता है। तो हम ठंडे दिमाग से एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ शुरुआत करेंगे। पहले इसके क्यों और कैसे पर बात करेंगे, और फिर कुछ बेहतरीन एनालॉजीज के जरिए आज के यानी 2026 के फायदे और नुकसान भी समझेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर हम सच में इस 85% वाले आंकड़े की अहमियत समझना चाहते हैं तो हमें 1985 में जाना पड़ेगा, राइट? हाँ, 1985। सोचिए, जब इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था। प्रोफर्स थे शाफी गोल्डवासर, सिल्वियो मिकाली और चार्ल्स रैकॉफ। उन्होंने जीरो नॉलेज प्रूफ्स, जिसे हम जी के पीस कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज बहुत बाद में आया। हाँ, जैसे 2016 में जी कैश ने अनोनिमस पेमेंट्स के लिए जी के स्नैक्स का इस्तेमाल किया था। वहां से ये रियल वर्ल्ड में आया। सही कहा। लेकिन जो डेवलपर्स डिसेंट्रलाइजेशन पर काम कर रहे थे, उन्हें पता था कि प्राइवेसी से ज्यादा बड़ी समस्या स्पीड और कॉस्ट की थी, जिसे हम इथेरियम का ब्लॉकचेन ट्राइलेमा भी कहते हैं। नेटवर्क स्लो था और फीस बहुत ज्यादा थी। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, हर नोड सारा हिसाब किताब दोबारा कर रहा था। यही वो क्यों है जिसके जवाब में रोलअप्स आए। राइट। रोलअप्स ने एग्जीक्यूशन को ऑफ चेन शिफ्ट कर दिया। इसे हम एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। अब अगर हर एक दोस्त अलग अलग बिल काउंटर पे जाकर पे करेगा तो जाहिर है लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जैक्टली। यही लेयर 1 का कंजेशन है। अब रोलअप्स का मतलब है कि एक दोस्त सबका बिल पे कर देता है और बाकी दोस्त आपस में अपना हिसाब कर लेते हैं। काफी सटीक एनालॉजी है। और पूरा बिल एक रिसीट यानी प्रूफ के रूप में रेस्टोरेंट को, जो यहाँ इथीरियम है, दे दिया जाता है। इससे सबका वक्त बचता है। सही काम। लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी टेक्निकल होने लगती हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो जो रिसीट रेस्टोरेंट को देने का तरीका है ना, वो 2 अलग-अलग तरह से होता है। और यही वो 2 प्रकार हैं जिन्हें हम ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स और जी के रोलअप्स कहते हैं। अगर हम पहले ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स की बात करें तो इसे हम लीगल सिस्टम के एक नियम से समझ सकते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी बेकसूर जब तक दोष साबित ना हो। बिल्कुल। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स मान लेते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा इथीरियम पर लाया गया है वो सब सही है। नेटवर्क ऑप्टिमिस्टिक रहता है। पर अगर कोई गलती हो या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो उसके लिए इनमें एक चैलेंज पीरियड रखा जाता है, जो आमतौर पर 7 दिन का होता है। इस दौरान कुछ वॉचर्स होते हैं नेटवर्क पर, जो उस हिसाब किताब पर नजर रखते हैं। हाँ, अगर किसी वॉचर को लगता है कि फ्रॉड हुआ है तो वो एक फ्रॉड प्रूफ भेजता है। अगर वो सही निकला तो फ्रॉड करने वाले की पेनल्टी लगती है और ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म इस ऑप्टिमिस्टिक मॉडल के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन उन 7 दिनों तक पैसे लॉक रहना एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसी वजह से जी के रोलर्स पिक्चर में आए, जिनका अप्रोच बिल्कुल उल्टा है, राइट? यहाँ सबसे हैरानगी इस बात यह है कि जी के रोलर्स किसी पर भरोसा नहीं करते। इनका रूल है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी दोषी जब तक बेकसूर साबित ना हो। तो इसमें हर बैच के साथ एक मैथमेटिकल वैलिडिटी प्रूफ
देना जरूरी होता है। एकदम। जीरो नॉलेज का मतलब ही यही है कि आप किसी चीज की सच्चाई साबित कर सकते हैं उसके अंदर की प्राइवेट डिटेल्स बताए बिना। जैसे बिना अपना पासवर्ड बताए ये साबित करना कि मुझे पासवर्ड पता है। सही। इस मैथमेटिकल सर्टेनिटी की वजह से ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली फाइनल हो जाते हैं, कोई 7 दिन का इंतजार नहीं। पर इन जीके प्रूफ्स के भी तो अलग-अलग प्रकार होते हैं ना। जो सोर्सेज हम रेफर कर रहे हैं उसमें 2 मेन टाइप्स हाईलाइट किए गए हैं। हाँ, बिना किसी जागन के अगर समझें तो 2 बड़े नाम हैं, जीके स्नाक्स और जीके स्टॉक्स। अगर मैं स्नाक्स के बारे में बताऊं तो ये बहुत छोटे होते हैं, यानी सक्सिंक्ट होते हैं। और इनका प्रूफ साइज छोटा होने की वजह से इन्हें वेरीफाई करने में मिलीसेकंड्स लगते हैं। ग्रॉथ 16 इसका एक पॉपुलर प्रूविंग सिस्टम है। लेकिन इनके साथ एक रिस्क जुड़ा है। स्नाक्स में ट्रस्टेड सेटअप की जरूरत होती है। अगर सेटअप ठीक से नहीं हुआ तो पूरे नेटवर्क में फेक पैसे बनाए जा सकते हैं। साथ ही स्नाक्स क्वांटम कंप्यूटर्स के अटैक से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और यहीं पर जीके स्टॉक्स आते हैं, जिसमें टी का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल, इनमें किसी ट्रस्टेड सेटअप की जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी बात, ये पोस्ट क्वांटम सिक्योर होते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। स्टॉक्स का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से इन्हें वेरीफाई करने में टाइम और गैस फी दोनों ज्यादा लगती हैं। स्टॉकनेट इसका इस्तेमाल करता है। तो ये थे इनके टेक्निकल अप्रोचेस। अब अगर हम आज 2026 में इनके फायदे और नुकसान की बात करें तो सीन काफी बदल चुका है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का फायदा ये था कि वो ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ पूरी तरह कंपैटिबल थे। डेवलपर्स के लिए कोड शिफ्ट करना आसान था। पर नुकसान वही था, 7 दिन तक फंड्स का लॉक रहना और वैलिडेटर्स पर निर्भरता। और जीके रोलअप्स का फायदा ये है कि इंस्टेंट फाइनैलिटी मिलती है, स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान सामने आया, प्रूफ बनाना। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, अगर वेरिफिकेशन इतना आसान है तो प्रूफ बनाने का बोझ कौन उठा रहा है? यही 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे हम हार्डवेयर बॉटलनेक कहते हैं। डेटा देखिए, जीके नेटवर्क फीस का लगभग 60 से 70% हिस्सा सिर्फ प्रूवर्स को जाता है, जो मशीन्स ये कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करती हैं। और हम नॉर्मल जीपीयूज से ये प्रूफ्स एफिशिएंटली नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। जीपीयूज एआई मॉडल्स के लिए अच्छे हैं, पर इन जीरो नॉलेज इक्वेशंस के लिए वो बेकार हैं। उनकी ज्यादा पावर आइडल रह जाती है। और इस इनएफिशिएंसी की वजह से लगभग सारे रोलअप्स ने प्रूफ बनाने का काम AWS जैसे सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स को दे दिया, जिसका मार्केट $97 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइजेशन वाले कोर आइडिया के ही खिलाफ है। अगर AWS डाउन हुआ तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी ढूंढ ही लेती है। और वो सोल्यूशन लाई साइसिक जैसी कंपनियां। उन्होंने ZK Pro A6 डेवलप किए। ये ऐसी स्पेशल चिप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ZK प्रूफ्स बनाने के लिए हार्डवायर की गई हैं। इन चिप्स ने प्रूफ जनरेट करने की कॉस्ट को सब सेंट लेवल पर ला दिया है, यानी कुछ पैसों में। इसे आज कंप्यूटरफाई कहा जा रहा है। कंप्यूटेशन अब किसी बड़े सेंट्रलाइज्ड सर्वर की जगह एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट बन गया है। साथ ही A16Z क्रिप्टो का जो जोल्ट फ्रेमवर्क आया है, उसने ZK VMs को फास्ट और आसान बना दिया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एंड पर इनोवेशन हो रही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है हम सब के लिए, या जो लोग सुन रहे हैं उनके दैनिक लेन देन पर इसका क्या असर पड़ता है? अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो 2026 में इथेरियम का जो ग्लैमस्टैम्प अपडेट चल रहा है, उसने चीजों को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, लीन एग्जीक्यूशन के थ्रू। बिल्कुल। ZK टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब किसी भी वैलिडेटर को सारा हैवी डेटा रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रूफ वेरीफाई करना है। इसका मतलब है कि अब एक स्मार्ट वॉच या एक पुराना लैपटॉप भी प्रूफ वेरीफाई करके नेटवर्क की सच्चाई कंफर्म कर सकता है। ये सच में ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो सॉल्व हुई है वो है नेटवर्क्स का अलग-अलग बंटना। हाँ, इथेरियम इंटरऑपरेबिलिटी लेयर यानी EIL की वजह से। EIL के आने से अब अलग-अलग नेटवर्क्स एक ही यूनाइटेड चेन की तरह लगते हैं। एक आम यूजर के लिए ये बहुत सीमलेस हो गया है। अब आप एक क्लिक करते हैं और आपका USDC आर्बिट्रम से सीधे बेस पर चला जाता है। बैकएंड पर कॉम्प्लेक्स ZK प्रूफ्स सेकंड्स में सब सेट कर देते हैं। और फीस वही सब सेंट लेवल पर। इस टेक्नोलॉजी ने आम लोगों के फिनटेक एप्लीकेशंस का पूरा बैकएंड इंजन ही बदल दिया है। एकदम सही।
तो अगर हम अपनी आज की इस चर्चा का सार निकालें तो सफर काफी लंबा रहा है। हाँ, 1985 के MIT के रिसर्च पेपर से शुरू होकर हमने रेस्टोरेंट बिल वाली एनालॉजी से रोल अप्स का कॉन्सेप्ट समझा। फिर हमने इनोसेंट वर्सेस गिल्टी की अप्रोच से ऑप्टिमिस्टिक और जीके को देखा। हमने स्नाक्स के टॉक्सिक वेस्ट और स्टार्क्स के डेटा साइज को इवैल्यूएट किया और अंत में 2026 के साइसिक A6 और कंप्यूटफाई हार्डवेयर रेवोल्यूशन तक आए, जिसने फीस को लगभग $0.002 पर लाकर डिसेंट्रलाइजेशन बचा लिया। सब कुछ काफी अच्छी तरह से सॉल्व होता लग रहा है, पर हमेशा की तरह एक आखिरी विचार है जिस पर गौर करना जरूरी है। एक नया चैलेंज जो सामने खड़ा है। वो क्या? देखिए, भले ही जीके स्टाक्स क्वांटम कंप्यूटिंग से सुरक्षित हैं, लेकिन जब पूरा इकोसिस्टम जिसमें स्नाक्स भी शामिल हैं क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी की तरफ बढ़ेगा, तो एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस तरह की कीमत? मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से ये कंप्यूटेशनल बोझ यानी ओवरहेड अचानक 2 से 5 गुना बढ़ सकता है। ओह, तो अभी जो फीस सब सेंट है वो अचानक शूट अप कर जाएगी? बिल्कुल। तो आगे चलकर क्या ये बढ़ावा खर्च छोटे डी एप्स यानी एप्लीकेशंस को मार्केट से बाहर कर देगा? क्या क्वांटम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के चक्कर में हम एक नई सेंट्रलाइजेशन की समस्या को जन्म देंगे? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे गौर करना बहुत जरूरी है। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। क्वांटम सिक्योरिटी की कीमत डिसेंट्रलाइजेशन का खतरा बन सकती है। हम सब के लिए इस विषय पर और छानबीन करना बनता है। और आज की इस गहन चर्चा में अपना ज्ञान बांटने की जो खुशी मिली है, वो बस यहीं तक। हम इस डीपली टेक्निकल और फैसिनेटिंग विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।